इकाई 2.4 रीतिकाल हमने प्रकरण 1 किया। अब प्रकरण 2, इसमें रीति ग्रंथकार कवियों के बारे में बताया गया है। अब रीति ग्रंथकार कवि तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट कवि हैं उनको डिटेल में बताया, उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। अब सबसे पहले तो इनके सारे कवियों के नाम पढ़ लेते हैं। इस रीति ग्रंथकार कवि कौन कौन से थे। इस प्रकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के मुख्य कवियों का विवरण दिया है, जिनका क्रम इस प्रकार है। सबसे पहला जो कवि है वो चिंतामणि त्रिपाठी, दूसरे हैं बेनी, तीसरे नंबर पे महाराज जसवंत सिंह, फिर बिहारी लाल, मंडन, मतीराम, भूषण, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, कालिदास त्रिवेदी, राम, नेवाज, देव, श्रीधर या मुरलीधर, उनके दो नाम है, श्रीधर कहो या मुरलीधर, सुरती मिश्र, कविंद्र का दूसरा नाम उदयनाथ भी था, श्रीपति, बीर, कृष्ण कवि, रसिक सुमति, गंजन, अली मुहीब खां, उनको प्रीतम भी कहते थे, दास, ये भिखारी दास को हम दास के नाम से जानते हैं, भूपति, राजा गुरुदत्त सिंह को भूपति के नाम से जाना जाता था, तोषनिधि, दलपति राय और वंशीधर, सोमनाथ, रसलीन, रघुनाथ, दूल्ह, कुमारमणि, भट्ट, शंभुनाथ मिश्र, शिव सहाय दास, रूप शाही, ऋषिनाथ, बैरिसाल, दत्त, रतन कवि, नाथ, इनका पूरा नाम हरिनाथ है, मनीराम मिश्र, चंदन, देवकी नंदन, महाराज राम सिंह, भान कवि, थान कवि, बेनी बंदीजन, बेनी प्रवीण, जसवंत सिंह द्वितीय, यशोदानंद, करण कवि, गुरदीन पांडे, ब्रह्मदत्त, पद्माकर भट्ट, ग्वाल कवि, प्रताप शाही और रसिक गोविंद, ये सारे रीति ग्रंथकार कवि हैं। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट कवि हैं, उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन दे रखा है इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो इंपॉर्टेंट रीतिकाल के कवि हैं। तो सबसे पहले कवि जो है वो चिंतामणि त्रिपाठी हैं। चिंतामणि त्रिपाठी की प्रशंसा करते हुए रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है, मतलब शुद्ध है, इसमें कोई कमी नजर नहीं आती। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है, मतलब जो सब्जेक्ट विषय वर्णन था, जो सब्जेक्ट जो एक्सप्लेन करते हैं वो भी मन को खुश करने वाला है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। चिंतामणि ने अपने ग्रंथों में कहीं कहीं अपने लिए मणिमाल नाम का प्रयोग भी किया है। फिर आते हैं महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के संबंध में उन्होंने लिखा है, ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। मतलब इनका जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ कौन सा है, महाराजा जसवंत सिंह का भाषा भूषण। और इसमें ये फेमस क्यों है, अलंकारों की वजह से, अलंकारों का इतना अच्छा इन्होंने इस्तेमाल किया है। प्रकरण 1 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात का उल्लेख किया था कि रीतिकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही ग्रंथ लिखे थे, ना कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। पर महाराजा जसवंत सिंह जी ने इस नियम के अपवाद, मतलब महाराजा जसवंत सिंह जी ने जो लिखा था उसको हम विषय प्रतिपादन के अनुसार की गई रचना मान सकते हैं। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य में आए, कवि की हैसियत से नहीं। मतलब जो रीतिकाल के सभी कवि हैं उनमें हम महाराजा जसवंत सिंह को आचार्य मान सकते हैं। फिर आते हैं बिहारी लाल। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति, मतलब जितना नाम और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं हुआ। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जा सकता है। मतलब बिहारी ने जितने भी दोहे लिखे हैं वो सब एक से बढ़कर एक हैं। बिहारी का सबसे उत्तम और प्रमाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रज भाषा के प्रधान आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। मतलब इनका जो सबसे प्रमाणिक संस्करण जो है किसने निकाला था, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। जितने श्रम और जितनी सावधानी से संपादित हुआ, आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ। मतलब इसको संपादित करने के लिए, इसको छपवाने के लिए जितनी सावधानी बरती गई थी और जितनी मेहनत हुई थी, उतनी मेहनत किसी और ग्रंथ के लिए कभी हुई नहीं। बिहारी सतसई का मूल्यांकन करते हुए आचार्य शुक्ल ने कहा है, यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। मतलब बिहारी सतसई की वजह से ही जो बिहारी लाल हैं वो फेमस हुए हैं, क्योंकि जो आज जो कीर्ति है, जो उनका नाम है, वो केवल उनके एक ही ग्रंथ के आधार पर है। उस ग्रंथ का नाम है बिहारी सतसई। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं, गुण के हिसाब से होता है। मतलब उसने कितनी रचनाएं की हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, उसने कितनी अच्छी रचना की है उससे फर्क पड़ता है, उससे वो फेमस होता है। अब उन्होंने और उसके बारे में लिखा है, मुक्तक क्या होता है, एक 2-4 लाइनों के वाक्य होता है जिसका अलग ही एक पहचान होती है, अलग मीनिंग होता है, उसको मुक्तक कहते हैं। कोई एक लाइन लिखी, उसका अलग से मीनिंग निकला,
तो वो मुक्तक होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती। प्रबंध में क्या रहता है, इंटरेस्ट बना रहता है, लास्ट तक जब तक एंड नहीं होता तब तक उसको पढ़ते रहते हैं, उसको पूरा पढ़ना पड़ता है तभी हमें समझ में भी आता है। लेकिन मुक्तक में ऐसा नहीं होता, उसमें प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की प्रस्तुति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है। जो प्रबंध काव्य होता है उसमें बंदा मग्न हो जाता है, जैसे रामायण महाभारत, उसमें बंदा खो सकता है। लेकिन जो मुक्तक है वो एक लाइन का या दो लाइनों का होता है जिसमें उसका मीनिंग निकल जाता है, तो उसमें ये क्वालिटी तो नहीं होती। और जो प्रबंध काव्य है वो हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है, मतलब छींटे के समान होती है, थोड़ी देर के लिए खुश कर देती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। प्रबंध काव्य को हम पूरा बाग मान सकते हैं, पूरा उपवन मान सकते हैं, लेकिन मुक्तक क्या है, उसमें से चुने गए कुछ फूल है, फूलों का गुलदस्ता है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। मतलब मुक्तक की रचना में सफल होने के लिए क्या चाहिए, भाषा की समाज शक्ति। समास को समझना जरूरी है। समास क्या होता है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ये सभी समास हैं। इनकी जो नॉलेज जिसके पास जितनी अच्छी होगी वही मुक्तक की रचना कर सकता है। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी, मतलब उनके अंदर ये क्षमता थी, ये कैपेबिलिटी उनके अंदर थी। इसी से वह दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके। इनके दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से किसी ने कहा है, सतसैया के दोहरे जियो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे भेदे सकल शरीर। मतलब इस दोहे का मतलब क्या है, सतसैया के दोहरे जियो, जो सतसई है उसके दोहे इस प्रकार हैं जैसे नावक, नाव चलाने वाला, उसका तीर उसके तीर के समान है सतसैया के दोहे। वो देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं लेकिन पूरे शरीर को भेद देते हैं, पूरे मन को झकझोर कर रख देते हैं। इसी प्रकार के बिहारी के दोहे हैं। फिर बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्लो पर तो उनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं। कई कई स्थान पर तो ऐसा लगता है कि जो उन्होंने शब्दों को इस्तेमाल किया है और कितने अच्छे ढंग से वो इस्तेमाल किया है वो पता चलता है, उनकी कैपेबिलिटी पता चलती है, उनकी कैपेसिटी पता चलती है इससे। पर इस विधान में इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है कि वो कितना अच्छा सोचते हैं। कल्पना की मधुरता मतलब उनकी जो सोच है वो कितनी मधुर है, वो कितना अच्छा सोच पाते हैं। अनुभावों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कभी नहीं कर सकता। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। मतलब चलती भाषा मतलब क्या है, जो आम बोलचाल की भाषा है वैसी उनकी भाषा है, लेकिन फिर भी साहित्यिक है, साहित्य में मान्य है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुत पाई जाती है। मतलब ब्रज भाषा के जो कवि हैं वो शब्दों को बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ कर विकृत मतलब अश्लील बना देते, मतलब अच्छा मतलब उसका मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं गड़ंत शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है, लेकिन बिहारी ने ऐसा कुछ नहीं किया। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है उसे अधिकतर रचना की बारीकी और काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की और ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्ष से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं। मतलब कला की समझ भी कला जानने वाले को होती है। किसी ऐसे व्यक्ति के सामने तुम कविता पाठ करने लग जाओ जिसको कविता के बारे में पता ही नहीं, हिंदी के बारे में पता ही नहीं, वो बोर होकर चला जाएगा, वो उसकी जो उसके अंदर विशेषता है उसको देख ही नहीं पाएगा। तो वो कला को समझने के लिए ऐसा होना चाहिए जो हाथी के दांत पर बेल बूटे देखकर घंटों उसमें वाह वाह कर सकता है। पर जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। मतलब बिहारी के दोहे सुन सुनकर वो कभी बोर हो ही नहीं पाएंगे, जो मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, जो उनको समझना चाहते हैं। बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वर धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो बाद में भी तुम्हारे दिमाग में चलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो उसी टाइम खत्म हो जाती है। यदि घुले हुए भावों का अभ्यंतर प्रभाव बिहारी में होता है तो एक एक दोहे पर ही संतोष ना करते। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवित सवैयों का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। मतलब वो प्रेम को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आते हैं मतीराम।
मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है। मतलब उनकी जो कविताएं हैं वो समझने में बहुत ज़्यादा ईजी हैं, सरल है। ना तो उसमें भावों की कृत्रिमता है, कृत्रिमता मतलब नकलीपन, और ना भाषा का नकलीपन उनके अंदर है। भाषा शब्दाडंबर से सर्वथा मुक्त है। मतलब उन्होंने सही शब्दों का इस्तेमाल किया है, कोई बनावटी शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए अशक्त शब्दों की भर्ती कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भाव व्यंजना में ही प्रयुक्त हैं। रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ, चलती और स्वाभाविक भाषा कम मिलती है। कहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल में बेहतर जकड़ी पाई जाती है। सारांश यह है कि मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है। मतलब उनकी भाषा बहुत ज़्यादा सरल और मन को मोह लेने वाली है। रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। मतलब इनकी जो विशेषताएं हैं वो पद्माकर में तो मिलती हैं, लेकिन इनको छोड़कर किसी और कवि में नहीं मिलती। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाग दे गद्य है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने केवल दोहे कहे हैं। मतलब जो बिहारी फेमस हुए अपने बोलने के तरीके से, अपने मुक्तकों की वजह से फेमस हुए, और बहुत कम उनके दोहों की वजह से, बहुत ज़्यादा उनके दोहों की वजह से वो फेमस हुए। इससे उनमें वह नाद सौंदर्य नहीं आ सका जो कवित सवैये की लय के द्वारा संगठित होता है। कवित सवैये में जो लय होती है वो उनके दोहों के अंदर नहीं है, इसीलिए मतीराम जो है उनसे ज़्यादा आगे हैं। फिर है भूषण। यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है कि भूषण वीर रस के ही कवि थे। भूषण ने वीर रस की कविताएं की। इधर इनके 2-4 कवित श्रृंगार के भी मिले हैं, पर वे गिनती योग्य नहीं है। फिर है देव। कवित शक्ति और मौलिकता देव की खूब थी, पर उनके सम्यक पूर्ण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है। कभी कभी वे बड़े पेचीदे मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही उनका अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसाकर छकड़ा बना देती थी। भाषा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रवाह न आने का एक बड़ा भारण कारण यह भी था कि अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता था। कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प। मतलब जो देव थे वो कविताएं लिखते थे तो वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी कविताएं लिखते थे, बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर देते थे, और उनमें बहुत सारे शब्द ऐसे होते थे जिनके अर्थ भी नहीं होते थे, तो इसीलिए वो ज़्यादा फेमस नहीं हुए। फिर है श्रीपति। आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व में भी इनमें ऊंची कोटि का था। मतलब श्रीपति में आचार्यत्व तो था और कवित्व भी बहुत ऊंची कोटि का था। रचना विवेक इनमें बहुत ही जागृत, रुचि अत्यंत परिमार्जित थी। झूठे शब्द आडंबर के फेर में ये बहुत कम पड़े थे। अनुप्रास की इन रचनाओं में बराबर आए हैं, पर उन्होंने अर्थ या भाव व्यंजना में बाधा नहीं डाली है। मतलब उन्होंने अनुप्रास का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी अर्थ और भाव व्यंजना का भी उन्होंने सही इस्तेमाल किया है, उसमें उन्होंने कोई बाधा नहीं डाली है। अधिकतर अनुप्रास रसानुकाल वर्ण विन्यास के रूप में आकर भाषा में कहीं ओज, कहीं माधुर्य घटित करते पाए जाते हैं। फिर है भिखारी दास। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था। इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस है। मतलब जो उन्होंने श्रृंगार निर्णय किया, उन्होंने श्रृंगार निर्णय इनका एक काव्य है जो एक अलग ही काव्य है जिसमें मनोहर और सरस उदाहरणों का इस्तेमाल किया गया है। भाषा में शब्दाडंबर नहीं है, ना ये शब्द चमत्कार पर टूटे हैं, ना दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कला पक्ष में संयत, भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। मतलब कला पक्ष में संयत मतलब इन्होंने संतुलन रखा है, ज्यादा कला दिखाने का प्रयास नहीं किया, और भाव पक्ष ऐसा है कि कोई भी इसमें डूब सकता है। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नीति की सूक्तियां भी बहुत सी कही हैं, जिसमें उक्ति वैचित्र्य अपेक्षित होता है। देव किसी ऊंची आकांक्षा या कल्पना जिस प्रकार इनमें कम पाई जाती है, उसी प्रकार उनकी असफलता भी कहीं नहीं मिलती। मतलब जो देव थे वो कहीं कहीं बहुत ज्यादा असफल हुए थे, लेकिन भिखारी दास के साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर है बेनी प्रवीण। भाषा इनकी बहुत साफ सुथरी और चलती है। बहुतों की भाषा की तरह लद्दू नहीं है। लद्दू का मतलब अलग अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया। ऋतुओं के वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से जहां तक रमणीय हो सकते हैं, मतलब रस पैदा करने के लिए या दर्द पैदा करने के लिए जितने रमणीय हो सकते हैं उन्होंने किए हैं। जिसमें प्रथा अनुसार भोग विलास की सामग्री भी बहुत कुछ आ गई है। अभिसारिका आदि कुछ नायिकाओं के वर्णन बड़े ही सरस हैं। उन्होंने कुछ नायिकों को वर्णन किया जिसमें अभिसारिका आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरस वर्णन इन्होंने किए हैं। ये ब्रज भाषा के मतीराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं। ब्रज भाषा में जैसे मतीराम थे वैसे ही बेनी प्रवीण को भी माना जा सकता है, और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से ये टक्कर ले लेते हैं बेनी प्रवीण जो है। जान पड़ता है श्रृंगार के लिए सवैया ये विशेष उपयुक्त समझते थे। इन्होंने श्रृंगार के लिए ज्यादातर सवैयों का इस्तेमाल किया था। फिर है पद्माकर भट्ट, इनको हम पद्माकर ही कहते हैं। मतीराम जी के
रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। मतलब वो जो पढ़ता है, इनकी रचनाएं पढ़ता, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सामने चल रहा है, उसे लगता है सब कुछ उसकी आंखों के सामने ही घटित हो रहा है और उसमें पूरी तरह से डूब जाता है। ऐसा सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। मतलब बिहारी ऐसी कल्पना कर सकते थे, लेकिन पद्माकर में ऐसी शक्ति थी। ऐसी कल्पना के बिना भावुकता कुछ नहीं कर सकती। या तो वह भीतर ही भीतर लीन हो जाती है अथवा असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। जब तक तुम किसी चीज को विजुअलाइज ना कर पाओ, तब तक उसका अर्थ समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। किसी चीज को अगर विजुअलाइज कर लिया तो समझना भी बहुत आसान हो जाता है और व्यक्ति उसके अंदर डूब सकता है। कल्पना और वाणी के साथ जिस भावुकता का संयोग होता है, वही उत्कृष्ट काव्य के रूप में विकसित हो सकती है। भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर इन कवि का अधिकार दिखाई पड़ता है। कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, लेकिन कहीं भाव या रस की धारा बहती है। कहीं अनुप्रासों के मिलित झनकार उत्पन्न करती है, तो कहीं वीर दर्द से शुद्ध वाहिनी के समान अकड़ती हुई कड़कती हुई चलती है। मतलब कहीं कहीं तो ये श्रृंगार रस का दर्शन कराते, तो कहीं कहीं वीर रस भी ले आते हैं। कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य के जीवन की विश्रांति की छाया दिखाती है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि जो इनकी रचनाएं हैं वो इतनी स्थिर है कि व्यक्ति को अपनी परछाई उसके अंदर दिखाई देती है, अपना भविष्य उसके अंदर दिखाई पड़ने लगता है। अब सारांश यह है कि इसकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। तो पद्माकर एक अच्छे कवि हैं। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती थी जो पद्माकर में दिखाई पड़ती है। फिर आते हैं प्रताप शाही। प्रताप शाही जी का यह कौशल अपूर्व है कि उन्होंने एक रस ग्रंथ के अनुरूप नायिका भेद के क्रम में सब पद्य रखे हैं, जिससे उनके ग्रंथ को जी चाहे तो नायिका भेद का एक अत्यंत सरस और मधुर ग्रंथ भी कह सकते हैं। मतलब उनके जो ग्रंथ हैं वो इस प्रकार से हैं जैसे उन्होंने नायिका भेद का वर्णन किया है, नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन बहुत अच्छे से किया हुआ है। यदि यह हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं, तो उसमें मतीराम, श्रीपति और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। मतीराम, श्रीपति और दास में भी दोनों गुण हैं आचार्यत्व और कवित्व के, लेकिन उनसे भी ऊपर प्रताप शाही को मान सकते हैं। इधर भाषा की स्निग्ध सुख सरल गति, कल्पना की मूर्तिमता और हृदय की द्रवणशीलता मतीराम, श्रीपति और बेनी प्रवीण के मेल में की जाती है, तो उधर आचार्य तत्व इन तीनों में भी और दास से भी कुछ आगे दिखाई पड़ता है। इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पद्माकर के साथ रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाकर छोड़ दिया। मतलब इन्होंने रीतिबद्ध काव्य कला को पूर्णता पर पहुंचाने के लिए पद्माकर का पूरा पूरा साथ दिया है। पद्माकर की अनुप्रास योजना कभी कभी रुचिकर सीमा के बाहर जा पड़ी है, पर इस भावुक और प्रवीण की वाणी में वह दोष कहीं नहीं आने पाए। पद्माकर जब अनुप्रास का इस्तेमाल करते हैं तो वो पाठकों की रुचि से अलग चली जाती है, लेकिन ऐसा दोष प्रताप शाही में नहीं मिलता। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है। उसमें ना कहीं कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा है, न गति का शैथिल्य और ना ही शब्दों की तोड़। उन्होंने शब्दों के साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं किया, उन्होंने शब्दों को सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल किया है और इनकी भाषा एक बराबर गति से चलती जाती है। कहीं पर ये ऐसा नहीं है कहीं जहाँ बहुत ज्यादा जोश ले आते हैं और कहीं बहुत ज्यादा स्थिर हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही समान इनकी गति चलती रहती है। तो ये थे प्रताप शाही। तो ये था प्रकरण 2।